अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सद्दाम हुसैन मुस्लिम हिस्ट्री का एक ऐसा बहादुर लीडर था जिससे यहूदी खौफ खाते थे। सद्दाम हुसैन अपने दिए हुए इंटरव्यूज में अक्सर बताते रहते थे कि मैं एटम बॉम्ब अपने मुल्क के लिए नहीं बना रहा, बल्कि इसलिए बना रहा हूँ कि यहूदियों की नींदें उड़ा सकूं। इसी वजह से एक दफ़ा इसराइल के वजीर दिफा यानी डिफेंस मिनिस्टर ने सद्दाम हुसैन के बारे में कहा था कि ये एक पागल शख्स है जिसे ना तो अपनी फिक्र है और ना ही लोगों की। सद्दाम हुसैन के बारे में कहा जाता है कि वो इतना बेखौफ शख्स था कि यहूदियों के बड़े से बड़े मिनिस्टरों से भी आंखों में आंखें मिलाकर बात करता था। दोस्तों, ये वही सद्दाम हुसैन है जो कि एक औरत की पुकार पर इसराइल पर हमला करने के लिए चल दौड़ा था और इसराइल के दारुल हुकूमत पर 40 मिसाइल दागे थे। दोस्तों, इसके पीछे की कहानी कुछ यूं थी कि एक दफा सद्दाम हुसैन की लाइव कॉन्फ्रेंस चल रही थी कि वहां एक रोती हुई औरत उसके सामने आकर खड़ी हो गई और सद्दाम हुसैन को बहुत सख्त अल्फाज में मुखातिब होकर कहने लगी कि इसराइली फौजियों ने मेरी बेटी को रेप का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया है और तुम्हें यहाँ कोई फिक्र नहीं है। तुम आरामो सुकून की जिंदगी बसर कर रहे हो और उधर हम पर जुल्म के पहाड़ डाले जा रहे हैं। उस औरत ने मजीद कहा कि रोजाना हमारे घरों से हमारी बेटियों को इसराइली फौजी अगवा करके लेकर जाते हैं, जिनको बाद में कत्ल करके फेंक दिया जाता है। इसके अलावा हमारे बच्चों को हमारी आंखों के सामने मार दिया जाता है। क्या तुम्हें इन औरतों और बच्चों की कोई परवाह नहीं? क्या तुम्हें उन पर होने वाला जुल्म दिखाई नहीं देता? क्या तुमसे उन औरतों और बच्चों की चीखों का हिसाब नहीं लिया जाएगा? जब इस औरत ने अपनी ये बात मुकम्मल कर ली तो सद्दाम हुसैन रोने लग गया और कहने लगा कि अब इसराइल का कोई भी शख्स सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा और जिस तरह उन्होंने हमारी माओं, बहनों और बच्चों पर जुल्म किया है, मैं उन पर उसी तरह का रवैया अपनाऊंगा। ये सब कहने के बाद सद्दाम हुसैन फौरन उस जगह से उठा और फौजी क़यादत की एक मीटिंग बुलाई जिसमें सद्दाम हुसैन ने इसराइल पर हमला करने का हुक्म जारी कर दिया और फिर बिल्कुल उसके हुक्म के मुताबिक रात के वक्त इसराइल पर 40 मिसाइल फायर किए गए, जिसकी वजह से इसराइल में एक लम्हे के लिए हलचल सी मच गई। इन 40 मिसाइल ने इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव को मिट्टी में मिला दिया। इसराइल में मौजूद बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तबाह बर्बाद हो गईं और हजारों यहूदी मर गए। सद्दाम हुसैन ने बड़ी हिकमत से काम लेते हुए ये 40 मिसाइल एक एक करके फायर किए। मतलब जब मरने वाले यहूदियों को इमदादी टीमें उठाने के लिए आती थी तो ऊपर से एक और मिसाइल गिर पड़ता था जो कि उनको भी मौत के मुंह में भेज देता था। जिस तरह ये मिसाइल फायर हो रहे थे, लग रहा था कि ये इसराइल के यहूदियों का आखिरी दिन होगा। लेकिन दोस्तों, शायद इस दिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और बहुत से यहूदी इन हमलों से बच निकले। इन हमलों की वजह से आज भी यहूदी सद्दाम हुसैन को सेकंड हिटलर का नाम देते हैं। दोस्तों, चूंकि अब इसराइल और उसका सबसे बड़ा हमायती अमेरिका इराक और सद्दाम हुसैन की ताकत को देख चुके थे और ये समझ चुके थे कि अब अगर उन्होंने डायरेक्टली सद्दाम हुसैन और इराक के लोगों को छेड़ने की कोशिश की तो ये उन्हें जिंदा नहीं रहने देगा। लिहाजा सूरत-ए-हाल को देखते हुए यहूदियों ने खुफिया तरीकों से अंदर ही अंदर इराक और सद्दाम हुसैन के खिलाफ साजिशें करना शुरू कर दी। इसराइल और अमेरिका ने खुफिया तरीकों से इराक पर हमला करने का इरादा बना लिया। इस मंसूबे को दुरुस्त साबित करने के लिए एक बहुत बड़ा खेल खेला गया। हुआ कुछ यूं कि इसराइल और अमेरिका ने इराकी हुकूमत पर बच्चों के हॉस्पिटल पर हमला करने का इल्जाम लगाया। इस इल्जाम को साबित करने के लिए उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को भी इस्तेमाल किया और अपनी मर्जी का प्रोपेगेंडा चलवाया। इसके अलावा एक और इल्जाम भी लगाया गया कि इराकी हुकूमत जंगी जराई में मुलविद है। जब अमेरिका अपने इन इल्जामात को दुरुस्त साबित करने में कामयाब हो गया तो उसने इन इल्जामात की बिना पर इराक पर एक जंग मुसल्लत कर दी। इराक पर हमला करने के बाद अपने हमले को दुरुस्त साबित करने के लिए अमेरिका ये बात बार बार दोहराता रहा कि इराक के पास वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार हैं जो कि पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसके अलावा भी इराक पर जौहरी हथियार बनाने और उसे दूसरे ममालिक से हासिल करने का इल्जाम भी लगाया गया। फरवरी 2003 में अमेरिका और इसराइल समेत इनके कई इत्तेहादियों ने इराक पर दूसरा हमला किया और इराक पर कब्जा कर लिया। इसी कब्जे के बाद 14 दिसंबर 2003 को सद्दाम हुसैन को भी अरेस्ट कर लिया गया, जिसके बाद
اس پر 148 افراد 148 پیپل کے قتل کا الزام لگا کر ایک کیس بنایا گیا، اور عراق میں ہی امریکہ کے کنٹرول میں جو عدالت تھی اس میں اس کیس کی سماعت کا آغاز کیا گیا۔ دوستو، اس عدالت کو اور اس کیس کو صدام حسین نے ماننے سے انکار تو کر دیا تھا، لیکن امریکہ اور صدام حسین کو حیرت کا دھچکا تب لگا جب اس عدالت کے جج نے امریکہ کی مرضی کا فیصلہ دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اس جج کو ملزم سے ہمدردی رکھنے کی وجہ سے اس کے عہدے سے زبردستی ہٹا دیا گیا، اور جو نیا جج اس عہدے پر بٹھایا گیا وہ امریکہ اور اسرائیل کی مرضی کا تھا۔ اس نئے جج نے ہی آخری مراحل تک اس کیس کی سماعت کی۔ اس کیس کے دوران صدام حسین امریکہ کی کسٹڈی میں رہے، اور اسی دوران صدام حسین کے 3 وکیلوں کو بھی قتل کیا گیا، جس پر صدام حسین نے بھوک ہڑتال کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن اس بھوک ہڑتال کے باوجود صدام حسین کو آزاد ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا، اور عدالت نے امریکہ اور اسرائیل کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے صدام حسین کو پھانسی کی سزا سنا دی ہے۔ انٹرنیشنل سطح پر صدام حسین کی پھانسی کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ دوستو، امریکی قید کے دوران صدام حسین نے اپنے دن کیسے گزارے، اس کے حوالے سے ان کی نگرانی پر تعینات ایک امریکی فوجی کا کہنا تھا کہ صدام حسین نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی۔ کمرے کے باہر ایک کیاری تھی جسے وہ باقاعدگی سے پانی دیتے تھے۔ اس فوجی نے مزید بتایا کہ وہ انتہائی ایک بے خوف آدمی تھے، اور انہیں کبھی کسی چیز کا پچھتاوا بھی نہیں ہوتا تھا۔ دوستو، صدام حسین کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا صرف اور صرف اپنی عوام کے لیے کیا۔ امریکی جیل میں ایک روز صدام حسین سوئے ہوئے تھے کہ انہیں جگا کر بتایا گیا کہ اگلے چند دنوں میں ان کی سزا پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ صدام حسین نے یہ خبر سنی تو وہ یہ خبر سن کر بھی مطمئن رہے اور اپنے آخری سفر کی تیاری کرنے لگ گئے۔ سب سے پہلے وہ نہائے، وضو کیا اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر نفل پڑھے۔ اس کے بعد انہوں نے ناشتہ کیا اور اپنے قریبی لوگوں کو خطوط لکھے۔ سب کام نپٹانے کے بعد صدام حسین خود مسکراتے ہوئے اس جگہ پہنچے جہاں انہیں پھانسی دی جانی تھی۔ کہتے ہیں کہ پھانسی دینے کے وقت صدام حسین مسکرا رہے تھے۔ اس کے بعد صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ پھانسی کے بعد انہیں ان کے آبائی گاؤں دفن کر دیا گیا تھا۔ دوستو، یہ تھی صدام حسین کی بہادری سے بڑی ہوئی کہانی۔ اگر آپ کرنل قذافی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ انہیں امریکی حکومت نے کیوں شہید کروایا، تو اس ویڈیو کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔